बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। हमारी चलो चलो की सीरीज़ चल रही है। काफ़ी दिन से गायब था, उसके लिए आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ। साल का आखिर है, बहुत ज़्यादा क्लोजिंग करनी पड़ती है फाइनेंशियल सिस्टम्स की, कंपनीज़ की, आमाल की, पता नहीं किस किस चीज़ों की। तो उसके अंदर ठीक ठाक बिज़ी रहा। अब इंशाल्लाह ताला आपके पास रेगुलरली आप लोगों के सामने आता रहूँगा। आज हम बात करते हैं साइप्रस की। बहुत ही सुकून का, मासूम सा, प्यारा सा मुल्क है। तुर्की के साथ है। बेसिकली एक जज़ीरा है, तो 5-6 मुल्क हैं जो जिसके साथ मेरी टाइम बॉर्डर्स हैं। तुर्की, सीरिया, इसराइल, इजिप्ट, लबनान और ग्रीस। इन 6 मुल्कों के बीच में छोटा सा जज़ीरा आबाद है। 12 लाख की आबादी है, 1.24 मिलियन की आबादी है पूरे के पूरे जज़ीरे की। 1960 में आज़ादी मिली। इसकी जो तारीख है वो 10,000 साल पुरानी है। 333 बीसी के अंदर सिकंदर आज़म ने इसको आज़ाद किया था। फिर 1500 से 1878 तक को 300 साल तक खिलाफत उस्मानिया यहाँ के ऊपर रही। तो मुसलमान काफ़ी यहाँ पर आबाद हो गए उस ज़माने के अंदर। पूरे के पूरे 12 लाख में से तकरीबन 2 लाख के करीब मुसलमान हैं। लेकिन 1983 में क्या किया तुर्की ने, इसका एक पार्ट जो था उसके ऊपर तुर्की ने कब्ज़ा कर लिया, जिसको टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस कहते हैं। तकरीबन 2 लाख मुसलमान वहीं पर है। पूरे साइप्रस के अंदर कोई 25,000 मुसलमान है, और वो भी कोई ज़्यादा नहीं है। 60 मस्जिदें, लेकिन बहुत ज़्यादा मस्जिदें अबेंडेंट हैं। तो अब आप जाएंगे तो 2-4-5 मस्जिदों के अलावा आपको सारी मस्जिदें सुनसान मिलेंगी, क्योंकि जितने मुसलमान थे उनको मार मूर के उन लोगों ने टर्किश साइड के ऊपर धकेल दिया है। तो अगर आप निकोशिया में चले जाए, जो कि इसकी राजधानी है, कैपिटल सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया से मैंने पढ़ा है, वहाँ पे मैंने ब्लॉकचेन का मास्टर्स किया था। तो उसकी रिक्वायरमेंट थी कि एक समर में आप कुछ दिनों के लिए, 2 हफ्ते के लिए वहाँ पर आएँ। फिर जब ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई तो वापस चला गया। तो आप एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, लाड़नाका एयरपोर्ट का नाम है, उसको मैं लाड़काना कहता हूँ। तो लाड़काना के ऊपर आप लैंड करते हैं और उसके बाद फिर आप निकोशिया चले जाते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रीट है, बाजार में आप जाते हैं तो चेक पोस्ट लगी हुई है। चेक पोस्ट की दूसरी तरफ वो टर्किश साइप्रस हो जाता है, और इस तरफ जो होता है वो साइप्रस से जो यूरोजोन का, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। यूरोपियन यूनियन में 2004 में शमूलियत इख्तियार की, 2008 में ये यूरोजोन के अंदर आ गए। यूरो यहाँ पर चलता है। बहुत से लोगों को बात पता नहीं चलती कि अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आपको साइप्रस का अलग वीज़ा नहीं चाहिए। साइप्रस का अलग से वीज़ा आता है, सी वीज़ा आता है। लेकिन अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो शेंजन कंट्री से साइप्रस जा सकते हैं बगैर किसी वीज़े के। मैंने जब ट्रेवल किया स्विट्ज़रलैंड से, तो जो एयर काउंटर पे बच्ची खड़ी थी उसको भी नहीं पता था। उसको वेबसाइट खोल के दिखाया कि भैया मुझे वीज़ा नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, पाकिस्तानी पासपोर्ट है लेकिन शेंजन वीज़ा लगा हुआ है, मैं शेंजन कंट्री से जा रहा हूँ, तो मुझे जाने दो। खैर उसने मुझे जाने दिया। तो इस बात को याद रखिए, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप साइप्रस जा सकते हैं, क्रोशिया जा सकते हैं, कोसोवो जा सकते हैं, सर्बिया जा सकते हैं, बोस्निया हर्ज़ेगोविना जा सकते हैं। उन यूरोपियन कंट्रीज़ के मुल्कों में जा सकते हैं, तमाम के अंदर, तकरीबन तमाम के अंदर, जहाँ पे आपके पास वीज़ा नहीं है लेकिन शेंजन वीज़ा आपके पास मौजूद है। अब सेम प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर आई साइप्रस के अंदर, जो मुझे कोसोवो में आई थी। होता क्या है कि अब चलते चलते बिल्कुल सामने होता है, तो अब चलते चलते बाजार से गुजर के साइप्रस से तुर्की वाले साइप्रस में चले जाते हैं। अब वापसी पे रोक लेते हैं, क्योंकि टर्किश रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, उसको सिवाय तुर्की के पूरी दुनिया में कोई नहीं मानता एज ए स्टेट के तौर पे। जब वो वापस आते हैं तो बोलते हैं जी आपके पास तो वीज़ा नहीं था टर्किश में जाने का, वो लोग पकड़ लेते हैं। तुर्की का वीज़ा तो आपके पास नहीं, आपके पास तो साइप्रस का वीज़ा है, तुर्की का पे आप जा नहीं सकते। यूरोपियन यूनियन की वीज़े के बाद वो एयरपोर्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, वो दूसरी कहानी है शेंजन वीज़ा की। तो वहाँ पर वो देते ही नहीं है, तो अब तुर्किश में कैसे जाएंगे, आप बीच में रह जाते हैं। अब वापस आते हैं तो बोलते हैं हम तो टर्किश साइप्रस को मानते ही नहीं है, तो आप किस मुल्क से आ रहे हैं। ये तो नहीं है कोई पाकिस्तान में बंदा आ जाए और बोले मैं घांचू माचू से आ रहा हूँ, तो बोलेंगे घांचू माचू कौन सा है, अब बताओ ना, आप अफगानिस्तान से आ रहे हो या इंडिया से आ रहे हो, जिस मुल्क का तस्वुर ही नहीं उसको कैसे मानते हैं। तो बंदा बुरी तरह फंस जाता है। खैर वो रिश्वत लेके छोड़ देते हैं। खैर मैं पहले से पढ़कर गया तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इस मुसीबत से मुझे बचाया। एक इंटरेस्टिंग वाक़या और हुआ। मैं फ़्लाइट थी, मैं एयरपोर्ट पे लारनाका के अंदर था, एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। मैं एटीएम मशीन पे गया कुछ पैसे निकलवाने के लिए। जब मैं एटीएम मशीन में गया तो वहाँ पे कोई 200-300 यूरो पड़े हुए थे एटीएम मशीन से, वो मशीन के मुंह में फंसे हुए थे, और किसी बंदे का डेबिट कार्ड। आसपास में देखा ना बंदा ना बंदे की ज़ात। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, अब जब तक मैं उस कार्ड को निकालूंगा नहीं तो मैं अपना कार्ड कैसे डालूंगा। खैर मैंने कार्ड और पैसे निकाले कि शायद बंदा इधर उधर हो गया होगा, कहीं चला गया वॉशरूम में किसी बच्चे को देखने के लिए। तो मैंने अपना कार्ड डाला, अपने पैसे निकाल लिए। मैं 15-20-25 मिनट तक खड़ा रहा और वहाँ पर कोई भी नहीं आया। मैं कहा मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ, ना पैसे लेके जा सकता हूँ ना पैसे दे सकता हूँ। छुट्टी का दिन था, बैंक बंद पड़ा था, संडे का दिन था, तो बैंक में भी वापस नहीं आ सकता जिसकी बाहर एटीएम लगी हुई थी। खैर मैंने पैसे लिए और एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट के अंदर मैंने जाके पुलिस का काउंटर ढूंढा। मैं पुलिस वालों के पास गया, मैंने बोला भाई ये पैसे मेरे नहीं, इस तरीके से वाक़या हुआ है। वहाँ पे इंग्लिश बोल लेते हैं, टर्किश और जो ग्रीक है वो उनकी नेशनल लैंग्वेजेज है, लेकिन इंग्लिश हर बंदा समझता है। तो मैंने बोला तमाम चीज़ें ये हैं। खैर उन्होंने उसी वक्त पुलिस वाले को बुलाया, जो लोकल थाने वाला था वो आया। बच्ची उसने वो जो इंस्पेक्टर थी, सब इंस्पेक्टर फीमेल, उसने रिपोर्ट लिखी, मेरी तमाम डिटेल्स दी, पासपोर्ट की डिटेल ली और सब कुछ अपने पास रख दिया। मैं कहा जी इसका प्रूफ मुझे दे दीजिए कि 300 रुपये आपके मुल्क के मैंने आपको वापस कर दिए और डेबिट कार्ड भी कर दिया, कल कोई मेरे ऊपर कुछ ना करे। तो उन्होंने नहीं अब जाए। मैं कहा नहीं भैया मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ दे दीजिए। खैर वो प्रूफ लेके कि मैंने तमाम पैसे उनको दे दिए और मैं लेके वापस आ गया। और मैं कहा ये मेरा ईमेल है, जब भी आप उस बंदे को ट्रेस कर लें जिसका ये कार्ड है उस तक पहुँचा दें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। खैर
तकरीबन 15-20 दिन गुजरे तो उनके पास ईमेल आ गई कि उन्होंने जो रियल ओनर है उसको ट्रैक करके उसको पैसे पहुंचा दिए और शुक्रिया कह रहा था, थैंक यू वेरी मच, मसला ख़त्म हो गया। 4 महीने बाद यूनिवर्सिटी से मुझे ईमेल मिली कि जी आपको पुलिस चुनती हुई आई थी। मैं कहा जी मुझे क्यों पुलिस चुनती हुई आई थी? तो कह रहे इस तरीके से एटीएम में थे पैसे और आप निकाल के ले गए और आपकी तस्वीर आ रही है। तो फिर तुमने कहा जी ज़बरदस्त, क्या सिस्टम है आपका, सिस्टम पाकिस्तान में भी लगा लीजिए, पता लग जाए कौन से पैसे कहाँ निकाल रहे हैं। खैर फिर मैंने उनको बोला कि जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात पुरानी हो गई तो अपडेट नहीं पूछी होगी, इस तरीके से हुआ था, इस पुलिस इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, ये प्रूफ मेरे पास मौजूद है, और बाद में ये ईमेल भी आ गई ओनर के पास से कि पैसे उसको मिल गए। तो खैर मैंने दिया और सिस्टम क्लियर हो गया। वरना यूनिवर्सिटी बोल रही थी कि मुझे डिग्री नहीं देगी बिकॉज मैं उनके मुल्क में चोरी करके घपला करके चला गया हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है उस वक्त दिमाग ने काम किया कि प्रूफ उनसे मैंने ले लिया था। लेकिन अब सिस्टम देखें कितना जानदार है। ठीक है उनको 2-3 महीने लगे, लेकिन सिर्फ अगर आपकी तस्वीर भी आ जाए, कोई नाम नहीं था एटीएम पे, कुछ नहीं पता था कहाँ से आ रहा हूँ, उस तस्वीर से उन्होंने पूरा का पूरा ट्रैक कर लिया कि बंदा कब आया, कहाँ से आया, कहाँ पर है, मेरे ईमेल एड्रेस उनको मिल गया, मेरा टेलीफोन नंबर उनको मिल गया, मेरे अमेरिका में घर का एड्रेस उनको मिल गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी मेरे लिए। खैर फिर उनसे बातचीत की, उनके सिस्टम में जो था अपडेट नहीं हो रहा था, उससे मुझे कंसल्टिंग प्रोजेक्ट ही मिल गया ज़रा बातचीत करके। तो जो मेरे पैसे वापस किए, नेकी का अल्लाह ने बदला ऐसे दिया कि मुझे कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मिल गया, मैंने पैसे बना लिए, और अल्लाह ने दूसरा करम भी किया कि वो बिला जगह नाम कहीं फंस जाता मेरा, उससे भी बच गया। लंडाका के अंदर एक बहुत ही प्यारी जगह है, अगर आप जब भी जाएँ तो वहाँ ज़रूर जाइए, उसका नाम है हाला सुल्तान। हाला सुल्तान जो है ये हज़रत उम्मे हराम थी, एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उबैद इब्ने सामित उनकी वाइफ थी। तो जब ये लोग जंग करने के लिए गए हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के अंदर, तो इनके पास जो म्यूल था, खच्चर था, बहुत ज़ईफ़ खातून थी, गिर के उससे उनका वहाँ पर इंतकाल हो गया। तो उनकी कब्र वहीं बनाई गई है। इनको बहन भी कहा जाता है, हज़रत आमना इब्ने वहाब रज़ियल्लाहु अन्हा की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माँ थी उनकी फोस्टर सिस्टर भी इनको कहते हैं। तो उन साहबिया का वहाँ पे मज़ार है, और तुर्की का इमाम होता है वहाँ पे, वो टर्की बड़ी किरत करता है, वहाँ पे ज़िक्र का हल्का भी लगता है, जो उनका तरीके का सिस्टम है। तो बहुत इंटरेस्टिंग, उसके साथ वहाँ पे रिहाइश गाहें भी हैं, छोटा सा एक सिमेट्री भी बनी हुई है। तो हाला सुल्तान वहाँ पे लोकल नाम से मशहूर है। हज़रत उम्मे हराम का यूनेस्को की साइट भी है, तो उम्मे हराम का जो मज़ार है उसके ऊपर ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा। बात करते हैं निकोशिया की। निकोशिया के अंदर अगर आप परमानेंट रेजिडेंस जाना चाहते हैं तो एक तरीका तो आपका इन्वेस्टमेंट का, कि आप इन्वेस्टमेंट करके निकोशिया के अंदर चले जाएं। इन्वेस्टमेंट के लिए पहले पैसे कम थे, 1.5 लाख रुपए थे, अभी उन्होंने 3 लाख कर दिए। 3 लाख यूरो की आपको या तो प्रॉपर्टी ले लें, या कोई कंपनी खोल के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें, या कंपनी के अंदर शेयर ले लें, या कोई आप ऑफिस स्पेस ले लें, कमर्शियल बिल्डिंग ले लें, स्टारबक्स खरीद लें, कुछ खरीद लें, कोई फ्रेंचाइज आपने लेनी है तो 3 लाख की आपको इन्वेस्टमेंट दिखानी है। 50,000 आपके पास होने चाहिए साल की आपकी आमदनी, तो आपको वहाँ की वो रेजिडेंस दे देते हैं। रेजिडेंस की अच्छी बात ये है साइप्रस की कि बाकी मुल्कों की तरह वहाँ रहना नहीं पड़ता। 2 साल में आपने सिर्फ एक चक्कर लगाना है, हर 2 साल बाद एक चक्कर लगाना है, तो आपकी रेजिडेंस रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। 7 साल बाद आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आपकी सोर्सेज है, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा बंदे एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, तो 5 साल बाद, 3 साल बाद भी आपको मिल जाता है। अच्छा, अगर आपको जॉब ऑफर मिलती है तो जॉब ऑफर भी बहुत कम की होनी चाहिए। 21,000 से 40,000 यूरो की अगर आपके पास जॉब है साल के अंदर, तो आपको वहाँ पे टेम्प्रेरी वर्क परमिट मिलता है, फिर रेजिडेंस कार्ड मिलता है 3 साल का, उसके बाद आपको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। तो दोनों तरीके हैं, या तो आप वर्क परमिट पे चले जाइए, साइप्रस की कंपनी में अप्लाई कीजिए, आपका एम्प्लॉय है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दे 21,000 से 40,000 के दरमियान, आप वहाँ पर चले जाइए। साइप्रस आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को ले रहा है, पाकिस्तानियों को भी ले रहा है, बाकी लोगों को भी ले रहा है। अपने इस साल का अगर मैं आपको स्टेट्स बताऊँ तो साइप्रस ने कोई 27 बंदे लिए हैं पर 1000 जो उनके पास लोकल सिटीजन्स थे। अगर आप कंपेयर करते हैं तो पुर्तगाल ने 5 लिए, फ्रांस ने 5 लिए, जबकि इन्होंने पर 1000 इन्होंने कोई 27 बंदे लिए हैं वहाँ पर। दूसरा तरीका आपके पास पढ़ने का है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ निकोशिया, वन ऑफ द बेस्ट है ब्लॉकचेन के अंदर। मैंने वहाँ से मास्टर्स किया अभी रिसेंटली 2018 में, 5 साल पहले। ओपन यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ साइप्रस है। तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं और बहुत सस्ती हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा सस्ता है वहाँ पर कंपेयर टू बाकी यूरोप के, माल्टा से, पुर्तगाल से, बाकी फ्रांस से आप कंपेयर कर लें तो यकीन करें कोई 1/4 ही गुना कम है। 400 450 के अंदर आपको सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट मिल जाता है। निकोशिया में ले लें, लार्नाका में ले लें, कहीं और ले लें। 8 से ऊपर इनके बड़े बड़े शहर हैं जिसको ये अपने वो इनक्लेव्स कहते हैं। और तो पढ़ाई एक तरीका आपके पास है, इन्वेस्टमेंट दूसरा तरीका है। तीसरा इनके पास डी वीज़ा होता है, आप फ्रीलांसर्स हैं, आपके पास सुपर स्किल्स हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं, जैसे जीटीएस स्ट्रीम है कनाडा की, ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम्स कनाडा की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, इस तरह यहाँ पे डी वीज़ा है, डी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप रिटायर ही हैं, रिटायर हो गए हैं, आपके पास 10-15 हज़ार यूरो पड़े हुए हैं, तो आप एफ वीज़ा ले सकते हैं, तो रिटायरमेंट का वीज़ा भी आप ले सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए आप जा सकते हैं।
आप इन्वेस्टमेंट वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, आप वर्क वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, आप फ्रीलांसर वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं, आप रिटायरी वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। ये पांचों तरीके हैं और बहुत कम इसमें यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी जाते हैं। पाकिस्तानी पता नहीं कुछ मुल्क जाती ही नहीं, हम वही गिने चुने 4-5 मुल्क हैं वहाँ पे जाते हैं, इसके अलावा नहीं जाते। तो साइप्रस अगर आपने जाना है तो बहुत सुकून का मुल्क है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी बहुत है लेकिन इसकी वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है, रहना आसान है, मूव होना आसान है। अब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन गया है तो अब शेंजन कंट्रीज़ वगैरह में इंशाल्लाह आराम से ट्रेवल भी कर सकेंगे जैसे ही शेंजन जोन का हिस्सा भी बन जाएगा। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। हमने इस तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दी है जिसका नाम है ज़िंदाभाग.com, helpmemigrate.com। उसके ऊपर जाके तमाम इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप की, यूनिवर्सिटीज़ की, आपकी प्रोफाइल, इवन आपकी परसेंटेज कितनी वीज़ा मिलने की चांसेस की किसी मुल्क के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।